तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला आता है वो आता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। और जो ये फोर्स होती है ये होती है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो एक्ट करती हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। जो जैसे ये मास यहाँ पे एक मास यहाँ पे है, तो फोर्स कहाँ लगेगी? इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके अलोंग लगेगी फोर्स, यानी कि फोर्स उस लाइन के अलोंग। कुछ फोर्सेस होती हैं जो ऐसी नहीं लगती, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो कई बार ऐसे नहीं लगती। ऐसे रखे होते हैं, मान लो मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो फोर्स का फोर्स यू लग रही हो। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बात तो ये आ गई कि कहाँ लगेगी, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर्स, जो सॉरी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। तो हमारे पास दो मासेस, हम उनको m1 m2 भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में समझना है, मतलब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये तो सिर्फ वैल्यू हुई, हमको डायरेक्शन कहाँ मिली? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। वैसे तो जेड भी ले सकते हैं, बट एक बार समझने के लिए एक्स वाई एक्सिस बहुत है। तो यहाँ पे दो मासेस रखे हुए हैं, ए पॉइंट पे रखा हुआ है मास m1, बी पॉइंट पे मास रखा हुआ है m2। तो सबसे पहले तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर ये शो करता है कि कोई पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो ये तो हो गया ए का पोजीशन वेक्टर, और दूसरा पोजीशन वेक्टर ये हो गया बी का पोजीशन वेक्टर। इन पोजीशन वेक्टर्स के आप नाम दे सकते हो। आप उसको बोल दो r1 वेक्टर, और ये वेक्टर हो गया r2 वेक्टर। अब सबसे पहले तो आप इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये पता है आपको कि जो फोर्स लग रही होगी वो उस लाइन के अलोंग ही लग रही होगी। ठीक है। अब दोनों मासेस है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ए वाले पे जो फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, वो इस तरह से लग रही होगी। और बी वाले पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरह से लग रही होगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ए पे लगने वाली फोर्स निकाल सकते हो वेक्टर में, या बी पे लगने वाली। हालांकि एक निकाल ली तो दूसरी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल और अपोजिट होती हैं। बट कोई एक फोर्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी निकालनी है। तो सपोज मैं फोर्स निकाल रहा हूं बी पे, मुझे फोर्स निकालनी है बी पे। तो बी पे फोर्स निकालनी है, तो बी पे फोर्स का जो डायरेक्शन है, मैं वही डायरेक्शन इस वेक्टर का रखूंगा। मीन्स टू से कि जो फोर्स लग रही है बी पे वो इस तरह से लग रही है। तो जो मैं आर वेक्टर यहाँ पे लूंगा, इसको जो मैं आर वेक्टर बोलूंगा, इस वेक्टर को बी ए वेक्टर को, इसको भी मैं उसी के अलोंग लूंगा। आर वेक्टर आपने ऐसे लेना होता है कि वो किसके डायरेक्शन में हो। आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन हो जाए? वो डायरेक्शन हो जाए फोर्स का। उसका फायदा क्या होगा कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम हो जाता है। यूनिट वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन शो करता है। तो इसका फायदा होगा हमको बाद में, वो बताऊंगा कैसे। अब सबसे पहले तो बात करूं अगर मैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करूं, तो फोर्स का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। तो यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स का यूनिट वेक्टर। ये मैंने अभी देखा कि फोर्स का यूनिट वेक्टर और आर का यूनिट वेक्टर दोनों सेम है। तो मैं फोर्स के यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या रख सकता हूं? मैं आर का यूनिट वेक्टर रख सकता हूं। अब सारा खेल हो गया कि आपको आर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, मतलब आर वेक्टर कैसे निकालना है। तो आप ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल देखो ओ बी ए। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में R2 वेक्टर इस तरह से है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है ही सही, और जो R1 वेक्टर है वो ऐसे है। तो अगर इसमें आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आप देखोगे कि R2 वेक्टर और R1 वेक्टर और आर आर वेक्टर सॉरी R2 वेक्टर और आर वेक्टर, ये दोनों मिलकर के इसको यू घुमाना चाहते हैं। जबकि आर वन वेक्टर है
वो इसको अपोजिट घुमाना चाहता है। तो यानी कि ट्राइंगल लॉ आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो आपको R वेक्टर की वैल्यू मिल गई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां से आपको R वेक्टर मिल जाएगा। एक बार R वेक्टर मिल गया तो R का यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। R का यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, तो इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका आर कैप। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। उसको हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ऊपर तो लिखा हुआ है R1 माइनस R2 और नीचे लिखा हुआ है R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। एक बात और है, अगर आपको R1 R2 के बारे में नहीं पता तो R1 का नाम क्या होता है, R1 होता है पोजीशन वेक्टर। किसका, वो A का हो जाएगा। और ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर किसका, B का। अब थोड़ा इनको प्रॉपरली समझना हो कि कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रख सकते हो वैल्यू, आर कैप की जगह पे आप यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे छोड़ दो या फिर आर की वैल्यू डाल दो। तो आर की वैल्यू डालनी है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड वो भी क्या हो जाएगा, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। और R कैप, तो R कैप की जगह पे हमने अभी देखा R कैप की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा एक और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये मिल करके नीचे क्यूब हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स का फाइनली, वो फोर्स का फॉर्मूला वो कुछ ऐसा बनेगा कि फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका क्यूब और n2 में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और ये आपने फोर्स निकाली थी बी पे। तो अगर आपको फोर्स चाहिए होती ए पे तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस कैसी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल और अपोजिट। तो अगर आपको ए पे फोर्स निकालनी थी तो सिंपली वो फोर्स क्या हो जाती, जी m1 m2। बाकी चीजें सेम रहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो प्लस का ही आना है। बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाता, यहाँ पे आ जाता R2 वेक्टर माइनस R2 वन। क्यों, क्योंकि ए पे लगने वाली फोर्स बी पे लगने वाली फोर्स की अपोजिट होती है। तो इसको एक एग्जांपल से कर लोगे तो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, समझ जाओगे कि कैसे हम यूनिट वेक्टर वगैरह निकालते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा। तो आपको ऐसे दे रखा है कि आपके पास में दो मासेस हैं, ये है 10 की पावर 4 kg का। मैं वैल्यू थोड़ी ऐसी लूंगा कि वो कट सके। ये है 10 की पावर 7 किलो का और ये रखा हुआ है 3 कॉमा -2 1 पे, और ये रखा हुआ है -4 3 2 पे। आपसे पूछा हुआ है बताओ वेक्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है बी पे। तब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे। तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ए और बी पॉइंट यहाँ पे रख लिया, इनके पोजीशन वेक्टर बना दिए, उनको बोल दिया R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अब बी पे जब फोर्स देखी तो बी पे फोर्स ऐसे लग रही होगी, तो इसीलिए मैंने आर वेक्टर भी ऐसे चूज करा है। अब पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, जैसे ए वाला है तो ए का पोजीशन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, वैसे तो ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि R1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ओ ए वेक्टर, ओ से ए की तरफ है वो वेक्टर, इसलिए तो उसको लिखते कैसे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसके आगे लगा दो आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के आगे जे कैप और जेड के आगे लगा दो के कैप।
तो आपको वेक्टर में मिल जाता है। दूसरा वाला R2 वेक्टर कैसे लिखोगे, x वाला है -4, y वाला है 3 और z वाला है 2, तो ये मिल गया। फिर यहाँ पे आपने ट्राइंगल लॉ लगाया तो फिर से आपको r वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर। तो यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर लो, तो करोगे तो 3 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7i, फिर -2 -3 -5j, फिर k माइनस ये, तो माइनस का k कैप। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको R वेक्टर मिल गया। R वेक्टर मिल गया तो R का यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये रहा आपका 7i माइनस 5j माइनस k, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा तो ये 59 69 74 75, तो रूट 75। तो आर कैप यानी कि आर का यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7i माइनस 5j माइनस k, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 75। तो ये आर का यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आपको फोर्स निकालनी थी बी वाले के ऊपर, तो बी वाले के ऊपर फोर्स की वैल्यू तो कितनी होती, तो वैल्यू होती तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी निकलती, जी की वैल्यू होती 6.67 10 टू द पावर -11 m1, और n2 m2 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 7। आर की वैल्यू कितनी आती, तो आर वेक्टर ये आया, तो आर की वैल्यू का मतलब आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, रूट 75, तो रूट 75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा, जो फोर्स लग रही है उसको। मैं उसको अल्फा ले लेता हूँ, मेरा जो फोकस है वो डायरेक्शन निकालने के ऊपर है। तो अब मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो अब अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, फोर्स क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो हो गया अल्फा, जो भी सॉल्व होकर के आएगा। एक्चुअली में ये पावर तो कट जाएंगी, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, 6.67 अपॉन 75 ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। बाकी सिंप्लीफाई कर लेना खुद से, मेरा काम है डायरेक्शन बताना। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए फोर्स का यूनिट वेक्टर, और मैंने बताया था आपको कि मैंने आर वेक्टर को ऐसे लिया है कि वो फोर्स के यूनिट वेक्टर की तरह ही लगेगा। तो जो आर वेक्टर है मतलब वही होगा, तो उसका यूनिट वेक्टर यहाँ निकाल दूंगा। तो आर का यूनिट वेक्टर अभी अभी निकाला है, वो कितना आया था, 7i माइनस 5j माइनस k कैप अपॉन रूट 75। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल ही दो, अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दोगे तो आ जाएगी 6.67 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 75, और साथ में ये आई जे के में, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म को।